हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें 10-15 मिनट में। लोकतंत्र क्या है, इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक है लोक, एक है तंत्र। लोक मतलब हुआ जनता और तंत्र मतलब हुआ शासन। यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें देश में जो शासन करने वाला वर्ग है वो कोई जन्मजात पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम किया जाता है। अगर एक हम फ्रेज देखें, अब्राहम लिंकन, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूँ तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र क्या होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको होता है, बोलते हैं क्या, लोकतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, अपने परिवार या अपने समुदाय के लिए नहीं, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन है। ये पूरी जनता मिल करके अपने शासक वर्ग को चुनती है, वो जनता पे शासन करती है। तो बेसिक सा मीनिंग हो गया लोकतंत्र का, ये डेमोक्रेसी का। अब लोकतंत्र में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसकी खासियतें होती हैं जिसको हम अगर देखें तो मान सकते हैं कि ये लोकतंत्र है। जैसे इसमें 3 वर्ड आ गए, एक आ गया जनता का। तो जनता का शासन है, तो किस प्रकार की जनता का शासन है? जैसे कोई एक देश जब होता है तो एक देश 4 तत्वों से मिलकर बनता है। कोई एक कंट्री है तो वो कंट्री 4 तत्वों से मिलकर के बनती है, तभी उसको एक हम देश या एक हम राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं या एक राज्य यानी कि नेशन की श्रेणी में रखते हैं। एक देश में कम से कम एक चीज़ शामिल होनी चाहिए कि उसका कुछ भू क्षेत्र हो, कुछ ना कुछ उसका एरिया होना चाहिए, उस एरिया में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन निवास करनी चाहिए। जैसे देयर आर मैनी एरिया इन द वर्ल्ड जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन एरिया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर पॉपुलेशन रह रही तो। और तीसरी, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट है, यानी कि उन पॉपुलेशन पर शासन करने के लिए कोई सरकार है। और चौथा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता हो, यानी कि वो जो शासन है, जो सरकार है, वो अपनी जनता के लिए नियम कायदे बना सके, अपने देश के अंदरूनी मामले के लिए या अपने देश से बाहर बाहरी मामलों के लिए। अगर सरकार नियम कायदे बनाने में सक्षम है, किसी बाहरी दबाव से ग्रसित नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो उसको हम कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। तो एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये 4 चीज़ मिलकर के बनाते हैं क्या, कोई देश, कोई नेशन। अब गवर्नमेंट, देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि एक हो गया लोकतांत्रिक देश हो गया, या राजतांत्रिक देश हो गया, या साम्यवादी देश हो गया, या पहले जैसे 1917 के पहले रूस में जारशाही था, यानी कि राजा का शासन मोटी मोटा। तो गवर्नमेंट जो है उसमें से एक प्रकार होता है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को भी देखें तो ये लैटिन ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है डिमोस और एक शब्द है क्रेशिया। क्रेशिया, डिमोस मतलब होता है पब्लिक, डिमोस मतलब होता है पब्लिक, और क्रेशिया मतलब होता है वर्णन। क्रेशिया मतलब वर्णन, यानी कि डिस्क्रिप्शन, वी कैन से डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक, यानी जनता का वर्णन, या हम कह लें कि जनता का शासन, एक प्रकार से कहें डिस्क्रिप्शन बोलें या जनता का शासन बोलें। क्रेशिया मतलब शासन, यानी कि रूल, द रूल ऑफ पब्लिक। तो बेसिक सा मीनिंग हो, जो डेमोस और क्रेशिया दोनों शब्द हैं, ये किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा, जिसको हम यूनानी भाषा बोल रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ग्रीक को ही पहले यूनान कहते थे। अब डेमोक्रेसी कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है, अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें चुनाव होगा, चुनाव यानी कि इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन के भी कुछ रूल होते हैं। अगर इलेक्शन उन कैटेगरीज में किया जा रहा है तो हम मानते हैं कि इलेक्शन सही प्रकार से हो रहा है और लोकतंत्र को जिंदा रखने में ये जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर कोई जो तत्व हैं, अगर वो चीज़ गायब हो जाते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि इलेक्शन जो है ठीक प्रकार से नहीं हुआ। चूँकि देखिए, जनता के ऊपर, पब्लिक के, पॉपुलेशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट बनी है, यानी पॉपुलेशन इज़ इलेक्टिंग ए गवर्नमेंट। अगर पॉपुलेशन अपने सरकार को
चुनने की प्रक्रिया में कुछ गलत कृत्य करती है, मतलब कुछ कह लें कि जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है, तो हम मान सकते हैं कि इलेक्शन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, यानी कि जो चुन करके आया है वो ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि उसका चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट डिफाइंस एन इलेक्शन गुड? तो फैक्टर्स क्या हैं कि चुनाव जब हो तो वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब ये कि लोकतंत्र में क्या, जनता का शासन, यानी कि कोई भी जनता का व्यक्ति उठ करके प्रतिनिधि बनने के लिए इच्छुक हो सकता है और चुनाव में लड़ सकता है। अब मान लीजिए किसी एक संसदीय या विधानसभा के क्षेत्र में या प्रधानी हम कह लें किसी भी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र ले लें, एक विधानसभा क्षेत्र से चाह रहे हैं कि 5 प्रतिनिधि जो हैं खड़े हो जाएं, तो स्वतंत्र मतलब ये है कि इन 5 प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता मिले कि हाँ, अगर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कोई एक बाहुबल है, मान लीजिए उन 5 में से एक बाहुबल है, यानी उसके पास बाहुबल, धन बल सब कुछ है, बाहुबल भी है, धन बल भी है, तो क्या करे, अन्य 4 लोगों को जो है प्रताड़ित करना शुरू कर दे कि बैठ जाओ ताकि हम चुनाव जीत जाएं। या उस बाहुबल व्यक्ति जो है क्या करे कि जो वाइन हो गया, शराब हो गई, या पैसा हो गया, या चीज़ें हो गई, उसको बांटना शुरू कर दें। तो इससे क्या होता है, जनता का जो अपना अधिकार है, मताधिकार है, उस मताधिकार का दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि मत देने का मतलब क्या था कि अपने सरकार को जो सच में सही है, अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर सकती है, उसको चुने। लेकिन चूंकि इन 5 का मूल्यांकन किया ही नहीं गया, केवल बाहुबल और धन बल के कारण इन 4 का मूल्यांकन किए बिना सारा वोट बाहुबल वाले व्यक्ति के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जनता का दरअसल प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया, वह व्यक्ति जो पहले से पावरफुल था वो आकर के शासन में भी भागीदार बन गया। तो पहला स्वतंत्र होना चाहिए चुनाव, और दूसरा निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब ये कि जैसे चुनाव हो रहा है, मान लीजिए उसमें किसी एक पोलिंग बूथ पर 4 बूथ मान लीजिए बने हुए हैं, सब एक एक बूथ में जाकर के अपना वोट दे रहे हैं। अब जो गार्ड खड़ा हुआ, होम गार्ड खड़ा है या पुलिस गार्ड खड़ी हुई है, वो ऐसा करे कि वहीं पर कहने लगे कि इसी को वोट डालना, इसी को वोट डालना, यानी कि जो वोटिंग एरिया होता है, जहाँ मतलब वोटिंग एरिया होता है, उसके आसपास में कुछ लोग खड़े हो जाएं और कुछ बांटने लगे, वहीं पर ही लुभाने लगे, कुछ करने लगे। या ये कहें कि जो अंदर वोट डलवा रहा है वो खुद अधिकारी जो है इसमें धांधली करे। निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष, यानी जिसमें किसी भी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, मतलब पोलिंग बूथ पर बैठा अधिकारी, उससे ऊपर जो अन्य स्थानीय अधिकारी हैं, फिर कह लें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, फिर और ज़िले के स्तर पर देखें तो कह लें जो चुनाव से संबंधित अधिकारी हो सकते हैं, फिर जिला अधिकारी सबसे ऊपर हो गए। तो इन सब के नेतृत्व में चुनाव सही प्रकार से संपन्न कराए जाएं, पोलिंग बूथ से लेकर के पोलिंग एरिया तक किसी के ऊपर कह लें कि पक्षपात जैसा व्यवहार ना किया जाए, तो वो भी निष्पक्षता। तभी जनता अपने रिप्रेजेंटेटर को सही तरीके से चुन सकती है। और हमारे देश में सारी प्रकार की जो निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन व्यवस्था है, वो मुख्य रूप से 2 स्तर पर हम देख सकते हैं, 3 स्तर पर देख लें कहने के लिए। एक होता है केंद्र सरकार का चुनाव होता है, एक राज्य सरकार का चुनाव होता है, और एक स्थानीय सरकार का चुनाव होता है। केंद्र सरकार के चुनाव होने का तात्पर्य है मोटी मोटा जो लोकसभा है, यानी जो संसद है, संसद का चुनाव कुल मिलाकर के। संसद में 2 होती हैं, एक लोकसभा में जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे लिए कानून बनाएंगे, और एक राज्यसभा में जो प्रतिनिधि बैठे हैं कानून बनाएंगे। और लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि मिल करके कोई कानून को पास करते हैं। उनकी अलग अलग पावर होती हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा सीधा चुन करके जाते हैं। राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य सरकार की या राज्य की विधानसभाओं के
विधायकों के द्वारा चुन करके जो सदस्य आते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। राज्यसभा मतलब राज्य की सभा रहती है, केंद्र के स्तर पर यह सभा, लेकिन दरअसल इसमें रिप्रेजेंटेशन राज्य का हो रहा होता है। राज्य के स्तर पर जो संसद होती है उसको विधानमंडल बोलते हैं। किसी किसी राज्य में विधानमंडल के दो सदन हैं, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। जैसे यूपी में देखें तो विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, दोनों मिल करके विधानमंडल बनाते हैं। विधानसभा में कौन जाता है तो विधायक जाते हैं। जैसे प्रतापगढ़ जिले से देखें तो 7 विधायक हो गए, तो अपने विधानसभा क्षेत्र से उनकी जनता ने उनको चुन के भेज दिया। इसी प्रकार से 75 जिले से 400 विधायक जो हैं चुन करके चले गए, और वो कहाँ बैठेंगे, वो विधानसभा में बैठेंगे 400। लेकिन केंद्र में राज्यसभा बनाने का मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है, एक कह लें संघात्मक राज्य है, देश है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लोग अपने अपने दायरे में रह करके कानून बनाते हैं और शासन करते हैं जनता के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र कुछ ऐसे कानून बनाने लगे जो किसी राज्य या सभी राज्य के खिलाफ हो। इसलिए हर राज्य की विधानसभाओं में चुने गए विधायक अपने क्षेत्र से कुछ लोगों का चुनाव करके भेज देते हैं राज्यसभा में। फॉर एग्जांपल यूपी से अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो 40 व्यक्ति जो हैं, अगर सही याद कर पा रहे हैं तो 35 या 40 के आसपास व्यक्ति जो हैं राज्यसभा में जाते हैं। हमारे राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 है, तो ये 250 लोग आएंगे कहाँ से? इन 250 व्यक्तियों में से भी 238 व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न राज्य की विधानसभाओं से आते हैं। और विधानसभा कैसे बनती है? उस राज्य के प्रत्येक जो जिले हैं उनको विधानसभा के क्षेत्र में बांटा जाता है, जहाँ से जनता चुन करके एक एक लोग को भेजती है विधानसभा में, और विधानसभा का हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए राज्यसभा में एक व्यक्ति भेजता है। तो यूपी से 40 व्यक्ति मोटी मोटा, अगर सही याद कर पा रहा हूँ तो, जाते हैं। 250 टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की, जिसमें 238 जो है विभिन्न राज्य की विधानसभाओं से विधायकों के द्वारा चुन करके भेजी जाती हैं। और बचे कितने? बचे 12। तो ये 12 जो हैं इनका मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कि कला, साहित्य या इस प्रकार के जो क्षेत्र, सामाजिक सेक्टर हो गए, सामाजिक एरिया हो गए, उस क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब या अन्य ऐसे लोग हो गए जो सामाजिक सेक्टर में अच्छा काम किए, तो राष्ट्रपति उनका मनोनयन कर सकते हैं कि आप राज्यसभा में आइए ताकि आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो 238 लोग राज्यसभा में आ गए। हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है इस समय देखें तो 543, मतलब जो चुन करके गए हैं 543, और इसकी संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है। स्थानीय स्तर पर चुनाव पहले नहीं होता था। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, और 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसको 1993, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 क्रमशः के तहत स्थानीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में नगर निगम होते हैं। बेसिकली जहाँ पे बड़े नगर होते हैं वहाँ पे नगर निगम हो जाता है, और उससे छोटे स्तर पे कोई नगर है तो नगर पालिका बन जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है अपने, जैसे उसके भी 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान हो गया, खंड स्तर पर जो है जो विकास खंड होता है उसके स्तर पर एक लोग चुनकर जाते हैं, मतलब उसके स्तर पर चुनाव होता है, और एक जिला पंचायत, यानी क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तरों पर चुनाव होता है ग्रामीण क्षेत्र में। यानी पंचायतों का 3 चुनाव, एक ग्राम, एक क्षेत्र और एक जिला। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। तो केंद्र सरकार के अंदर में जितने भी लोगों का चुनाव होता है, जैसे कि लोकसभा के सांसदों का चुनाव, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव,
जो कि विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा की जो सांसद हैं इनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और राज्य के स्तर पर जो विधानमंडल है, चाहे विधानसभा के विधायकों को चुनाव करना हो, चाहे विधान परिषद में सांसदों को चुनाव करना है, जिसको MLCs बोलते हैं बेसिकली, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायक हम बोलते हैं जो इसमें जाते हैं विधानसभा में, MLA जिनको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितने भी हैं, जैसे कि राज्य में देखें तो विधायकों का चुनाव, राज्यपाल के लिए, राज्यपाल खैर चुनाव नहीं होता उसका, वो तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार या कहें कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है, जो राज्यपालों को विभिन्न राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजा जाता है। तो स्थानीय, तो केंद्र स्तर और राज्य स्तर, केंद्र में क्या क्या हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का चुनाव। राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद यदि है तो, क्योंकि विधान परिषद केवल 4 ही 5 राज्यों में है, जैसे कर्नाटक में है, हमारे यूपी में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, और पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत उसको 2 यूटीज़ में बांट दिया गया, जिसमें एक बना जम्मू कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो इस समय देखें तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 4 राज्यों में विधान परिषद हैं, विधानसभा तो सभी राज्यों में है, और 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पर विधानसभा हैं, उनमें से एक है पांडिचेरी और एक है दिल्ली। तो पांडिचेरी और दिल्ली में जो है विधानसभा का बाकायदे चुनाव होता है, हालांकि यूनियन टेरिटरी हैं लेकिन यहाँ पे होता है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, इसमें विधायक, इनका चुनाव हमारी संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक पद सृजित किया गया है, जिसको बोलते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है केंद्र और राज्य स्तर पर जो चुनाव हैं इन दोनों का, इसका चुनाव करवाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सभी का चुनाव जो है स्थानीय स्तर पर जो होता है उसका चुनाव करवाती है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की, जैसे केंद्र में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग, यह अनुच्छेद 324 के तहत गठन किया गया है, जो ये दोनों चुनाव करवाते हैं, केंद्र राज्य के। लेकिन राज्य की अपना एक निर्वाचन आयोग होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं, राज्य का निर्वाचन आयोग। ये भी अनुच्छेद 324 के तहत इसका सृजन किया गया है, जिसमें ये स्थानीय स्तर के चुनाव करवाती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या राज्य के निर्वाचन आयोग को बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो इलेक्शन है वो फेयर हो, यानी निष्पक्ष हो, स्वतंत्र यानी कि कह लें कि विदाउट फियर हो, यानी कि किसी का डर ना हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य की निर्वाचन आयोग, ये सब पिछले 75 सालों से इतना अच्छा काम किए हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन सके, इसके लिए इन दोनों संस्थाओं की, या मुख्य रूप से भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव के समय ये बनाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता में वे बातें होती हैं, किन के लिए बातें होती हैं, कि जो चुनाव लड़ रहा है प्रतिनिधि, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, शराब नहीं बांटना है, पैसा नहीं बांटने हैं, या कुछ लुभावने वाले बात नहीं बोलना है, जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है, पोस्टर कब चिपकाना है, रैली कब निकालनी है, कब नहीं निकालनी है, भाषण में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, अधिकारी लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें जनता और जो ये चुने जाने वाला जो खड़ा हुआ है ना, कैंडिडेट और अधिकारी, सभी लोगों को क्या चीज़ करना है, डूज, क्या चीज़ नहीं करना है, डोंट्स, इसके समुच्चय को ही बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कौन बनाता है ये? तो केंद्र राज्य का चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी, और स्थानीय स्तर का चुनाव होगा तो राज्य की निर्वाचन आयोग बनाएगी। और अभी देखें चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी ये भी समझें कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव प्रक्रिया मतलब कि चुनाव एक चरणबद्ध तरीके से होता है। सबसे पहले एक अधिसूचना निकलती है, जैसे मान लीजिए स्थानीय स्तर पर चुनाव होना है, प्रधान का चुनाव होना है यूपी में, तो सबसे पहले एक अधिसूचना राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी कि चुनाव होना, यानी कि एक डेट फिक्स किया जाएगा। सबसे पहले जब डेट फिक्स हो जाएगा तो उसके पहले ही राज्य की निर्वाचन आयोग जो है आसानी चुनाव करवाने के लिए एक मतदाता सूची तैयार करती है। यानी चुनाव होगा तो मत देने वाले कुछ लोग होंगे, मतदाता होंगे, तो वो कौन लोग होंगे जो मत देंगे, क्योंकि हर साल कई सारे युवा होते हैं जो 17 से 18 की उम्र में प्रवेश करते हैं, तो जितने लोग वयस्क हो जाएंगे वो सारे मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे। तो मतदाता सूची जो है हर निर्वाचन के समय जो है तैयार की जाती है। तो मतदाता सूची तैयार हो जाएगी पहले ही, उसके बाद निकाला जाएगा अधिसूचना, यानी कि नोटिस, एक प्रकार से नोटिफिकेशन किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा कि आप लोग अपने अपने फॉर्म भरिए। जो कैंडिडेट हैं वो अपने कह लें कि जो नज़दीकी कार्यालय है वहाँ पर जा कर के अपने फॉर्म सबमिट करें, जो भी उसमें देना है सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे उसको जमा करें, और अपने चिन्ह जो हैं उसके लिए मतलब सारी व्यवस्था कर लें, चिन्ह उनको मिल जाए, अपने नाम उसमें दर्ज करवा लें, ये सारे काम जो होते हैं वो सब हो जाता है, चुनाव चिन्ह उनको मिल जाता है। और फिर चुनाव प्रचार करने की एक तिथि दी जाती है कि आप इतने दिन से इतने दिन के बीच में प्रचार कर लीजिए। और प्रचार कैसे होगा उन सब के लिए एक कह लें कि आदर्श आचार संहिता का निर्माण हो जाता है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। फिर चुनाव के दिन क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब इन द डे ऑफ इलेक्शन क्या होता है, इन द डे ऑफ वोटिंग अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो अपने किसी एक व्यक्ति को जो है हायर कर लेते हैं कि जाइए वहाँ पे देखिएगा कि इलेक्शन फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, लुभावना तो नहीं किया जा रहा है ना, प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए वो एक एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, हायर करते हैं। आसानी वहाँ पे जो गार्ड्स हैं, पुलिस है, ये सारी भी वहाँ पे तैनात रहती हैं। और अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, मतपत्र रहता है ना, वोटिंग पेपर रहता है जिसमें अलग अलग चिन्ह बने होते हैं, उसके सामने जो है जो भी है उस नाम लिखा रहता है और उस पर ठप्पा मारने के लिए बना रहता है। तो इस प्रकार, और फिर उस पर ठप्पा करने के बाद छुप करके मोड़ करके मत पेटी में उसको डाल देते हैं। यह है प्रक्रिया। पहले क्या हुआ, पहले मतदाता सूची बनी, फिर आसानी चुनाव अगर हो रहा है तो राज्य की निर्वाचन आयोग जो है अधिसूचना जारी कर दी कि आपका इतने समय पे आइए, सारा फॉर्म फिल करिए, अभी प्रचार करिए। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना देगी कि इसके आधार पे सारा काम होगा। चुनाव के दिन जो है अलग अलग पोलिंग बूथ हो गए, सबका वोट पड़ गया अच्छे से। उसके बाद वोट की काउंटिंग होगी, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट जो खड़े थे, या तो वो या उनके द्वारा हायर किया गया कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके गिनती करवाता है कि गिनती तो फेयर हो रहा है कि नहीं। तो फेयर बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ में फेयरनेस मतलब कि निष्पक्षता टाइप का चीज़। तो ये हो गया इसका तरीका। एक मतदाता पहचान पत्र बनाया जाता है। अभी मतदाता पहचान पत्र जो है वो केंद्र के स्तर पर मुख्य रूप से काम करता है। स्थानीय सरकार का चुनाव अगर हो रहा है तो आपके पास अगर आधार कार्ड हो या गाड़ी का कुछ लाइसेंस वगैरह हो, कुछ भी चीज़ें, तो उससे हो सकता है।
तो यही हमारा मतदाता पहचान पत्र बन जाता है कि आप जिस प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, क्या आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं कि कहीं बाहर से आ गए हैं। तो इसके लिए एक प्रूफ होना चाहिए। अभी जो है ठप्पा लगाने वाला जो तरीका है, उसके स्थान पे ईवीएम मशीनों का यूज़ किया जाता है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव होता है, जिसमें जैसे सेम टू सेम जैसे पेपर में बना हुआ है, एक तरफ चिन्ह बने हुए हैं, एक तरफ ठप्पा लगाने के लिए बना हुआ है, ऐसे ही ईवीएम मशीन में जो है एक तरफ ऊपर की तरफ हम कह लें कि चिन्ह बना हुआ है अलग अलग कैंडिडेट के, और नीचे की तरफ जो है बटन बना हुआ है, और एक पर्दे के द्वारा इसको ढांक दिया जाता है। एक एक व्यक्ति आता है, अपना बटन दबाता है और फिर जाता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में वो 2-3 बटन दबा देगी, इसको जो है जिता दें तो आज खड़े होकर 5 मिनट में। एक बार में एक ही वोट डाल सकता है, क्योंकि उसका नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी वहाँ बैठा रहता है पोलिंग बूथ, मतलब हर उस पे स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे। तो ईवीएम मशीन के द्वारा होता है। इससे फ़ायदा ये है कि मतपत्र में ऐसा आंकड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक अनुमान है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पे जितने चुनाव होते हैं, यदि उनको मतपत्र के द्वारा किया जाए तो बहुत सारे पेड़ को काटना पड़ेगा। यानी मतपत्र इतना पेपर जो लगता है उसमें इतना ज़्यादा लगेगा कि उसके लिए कई हज़ार पेड़ काटने पड़ सकते हैं। तो ईवीएम मशीन से फ़ायदा है कि पर्यावरण हितैषी है ये, यानी पर्यावरण मतलब मतपत्र लगेगा ही नहीं तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, पेड़ नहीं काटे जाएंगे। एक फ़ायदा इसका ये है। और दूसरा फ़ायदा ये कि क्विक, फटाक से काम हो जाता है। अभी मतपत्र में क्या है कि कोई ठप्पा लगाया, उसको मोड़ा, फट गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाएं, पता लगा मतपत्र में एक यहाँ करना था, इधर लगाना था, या तो आप इसमें लगा दीजिए, वो बीच में लगा दिया, आधा इस पे आधा उस पे, तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो ये इसको कहते हैं ख़राब वोट, कि ना इस पे समझ में आ रहा है ना इस पे समझ में आ रहा है, तो ख़राब वोट हो जाता है वो। इसमें क्या फ़ायदा है कि क्विक और प्रॉपर तरीके से काम हो जाता है। तो ये फ़ायदे हो गए ईवीएम मशीन के। ईवीएम मशीन में एक बटन होता है जिसको बोलते हैं नोटा। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये कि खड़े हुए कैंडिडेट में से कोई भी अगर आपको पसंद नहीं है, देन यू कैन प्रेस नोटा बटन। एक शब्द चलता है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एटीएम में गए, एटीएम में अपना कार्ड स्वाइप करें, 5,000 रुपये एंटर करें, खड़ाक से पैसा निकल गया, ऊपर से खर्र से एक पर्ची भी आती है कि आपने इतने बजे पर इतना रुपए इस बैंक से और इस वाले एटीएम से इतने टाइम पर निकाला है। वो उस चीज़ का प्रमाण आकर उसको आप वहीं से फाड़िए, रख लीजिए जेब में। इन केस कि आप पैसा निकाल लिए या कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, बैंक मान लीजिए कि थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाए तुरंत तुरंत, तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं धोखाधड़ी ना हो, इसलिए वो एक पर्ची भी निकाल देता है कि देखिए आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आपने ट्रांसफ़र किया है, ताकि बैंक में दिखा करके आप अगर इन केस कुछ हो तो। ऐसे ही वीवीपैट है, वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड, कह लें इसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर माने वोट डालने वाला, वेरीफाइड मतलब कि इस बात को वेरीफाई करें कि हाँ वोट किसने डाला, मतलब मैंने डाल दिया, इस बात का वेरिफिकेशन हो जाए कि मतलब डालें टू से तो बोला लेकिन लगा नहीं उसको, क्योंकि ईवीएम मशीन में जो है धोखाधड़ी ये सब का भी इल्ज़ाम लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वीवीपैट को अनिवार्य कर देना चाहिए। अब वीवीपैट को अनिवार्य कर ही दें तो क्यों ना पर्ची से करा लें फिर। मतलब ये कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं बैठ करके और हमारे पास पेपर भी आ रहा है, ये पेपर ले लो, ऐसे ऑनलाइन टिक भी लगाते रहो, पेपर भी ले लो, तो इससे अच्छा पेपर में ना देते पेपर।
खैर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30% या 33% तक जो है वीवीपैट का यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो उसके बाद उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मतलब क्या रह जाएगा फिर। तो वीवीपैट का मेन उद्देश्य ये होता है कि वोटर ने जिसको वोटर डाला है क्या वोट पड़ा, तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी वेरिफिकेशन होगा पेपर के माध्यम से, पर्ची खर्च से निकल के चली आएगी। ऑडिट ट्रायल, तो आप इस बात को ऑडिटिंग कर सकते हैं कि डला कि नहीं। तो ये वीवीपैट हो गया जो कि ईवीएम मशीन से ही संबद्ध होती है, लगी रहती है, अटैच होती है। तो इसमें मेरे ख्याल से लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें एक बार में बात करना संभव नहीं है। 30 मिनट हो गए हैं बात करते करते, लेकिन हमने खाली बेसिक चीज़ें पे थोड़ी बात की। कभी और अवसर मिले तो हम लोकतंत्र पे जो और उनके मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा जी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।